सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि राजा को कल गिरफ्तार किया गया था। आज टी राजा के वकील को धमकी मिली है। जी हां, राजा को कल पैगंबर के अपमान के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद राजा को जमानत दे दी गई। ये राजा की जमानत की तस्वीरें। उसके बाद जो उनके समर्थक थे वो उनके साथ सेल्फी लेने चले आए। उनके वेलकम को लेकर, उनकी रिहाई को, उनकी जमानत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके उलट हैदराबाद में हंगामा शुरू हो गया राजा की जमानत के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये चार मीनार पर, एम्बियंस दीजिए, चार मीनार पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। ये जो एम्बियंस बढ़ाइए प्लीज। ये आप जो सुन रहे हैं फुल स्क्रीन लीजिए। ये तस्वीरें हैदराबाद के चार मीनार के बाहर की। सुनिए जरा, राजा की इधर जमानत हुई और इधर सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। सुन रहे हैं आप, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। और माहौल इतना ज्यादा खतरनाक था, गरम माहौल था, जिसके बाद देखिए जरा फ्लैग मार्च, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स लगानी पड़ी है। फ्लैग मार्च हो रहा है। ये फ्लैग मार्च हैदराबाद की सड़कों पर हो रहा है। राजा की जमानत के बाद प्रदर्शन हुआ। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। हैदराबाद की सड़कों पर आप देख रहे हैं, दुकानों को बंद करवाया गया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ। किसी तरह स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। कैसे हैदराबाद के हालात पर काबू पाया जाए, कैसे हालात को सामान्य किया जाए, ये आप देख रहे हैं। फ्लैग मार्च, सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया है कानून व्यवस्था को सामान्य नॉर्मल करने के लिए। पुलिस को आप सुन रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद। और इतना ही नहीं, ये सब कल रात प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद फ्लैग मार्च हुआ, लेकिन आज भी हालात सामान्य नहीं हुए, स्थिति सामान्य नहीं है। देख रहे हैं, आज भी सुबह सड़कों पर इस तरह की नारेबाजी हो रही थी। लोग काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ये जो तांडव मचा है, ये हैदराबाद की सड़कों पर हो रहा है। सुनिए। राजा सिंह के खिलाफ, टी राजा के खिलाफ ये प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। पुलिस ने ये जो प्रदर्शनकारी थे, इन्हें डिटेन किया, इन्हें हिरासत में लिया। ये देख रहे हैं, पुलिस ने खींच के इन्हें गाड़ी में भरा है। ये वहां के हालात खराब कर रहे हैं, ये वहां का माहौल खराब कर रहे हैं और खुले तौर पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, हत्या के ऐलान के नारे लगा रहे थे। उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भरा है और उसके बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया। लेकिन सिर्फ हिरासत से काम नहीं चलेगा, हत्या का ऐलान कर रहे हैं। सर तन से जुदा का नारा जो भी लगा रहा है, वो दरअसल हत्या के लिए उकसा रहा है। वो गला काटने की धमकी दे रहा है सीधे तौर पर। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि टी राजा के वकील को यूएई से धमकी भरा फोन आया है। यानी अब राजा को और उनके करीबियों को धमकी मिलने लगी है। टी राजा के बयान पर लगातार हंगामा जारी है। हैदराबाद में क्या हो रहा है वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। टी राजा के वकील को धमकी भरे फोन आए हैं, कॉल आ रहे हैं उन्हें अलग अलग जगहों से। यूएई से, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट से टी राजा के वकील को धमकी मिली। उनको कई फोन आए, एक के बाद एक 3 धमकी भरे फोन आए हैं राजा के वकील को। और हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने राजा को फांसी देने की मांग की है और विरोध प्रदर्शन में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। हैदराबाद में राजा की जमानत के बाद से लगातार ये प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रदर्शन में सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल भी हो गए, यानी उग्र प्रदर्शन हो रहा था, इसमें सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। जमानत के खिलाफ
असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने टी राजा को निलंबित कर दिया है पार्टी से और 10 दिन में जवाब मांगा गया। ये आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। टी राजा के जो वकील हैं जिन्हें धमकी भरा फोन आया है, उन्हें सुनिए जरा। कल जो एमएलए राजा सिंह जी का अरेस्ट के बाद मंगलहाट पुलिस जो रिमांड करने लाई थी कोर्ट को, उस केस में मैं उनके एडवोकेट के तहत उनका केस का आर्गूमेंट करा था और रिमांड रिजेक्ट कराया था। तो रिमांड रिजेक्ट करने का आर्डर आने के बाद कल रात से अब तक मुझे 3 थ्रेटनिंग कॉल्स आए मारने के धमकी देते हुए। मैं एक एडवोकेट के तहत से मैं मेरा क्लाइंट को डिफेंड करना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा राइट है। और ये जो थ्रेटनिंग कॉल्स है ये इससे हम डरने वाले नहीं हैं और मैं मेरा धर्म को निभा रहा हूँ, किसी को डराने से डरने का नहीं है। फिर भी रिसेंट में जो 2-3 एडवोकेट्स का जो बेरहमी से मर्डर किया गया है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये 3 थ्रेटनिंग कॉल्स के ऊपर हम पुलिस वालों को कंप्लेंट करेंगे। और आइए अब आपको बता रहा हूं कि टी राजा ने जमानत के बाद क्या कह रहे हैं। टी राजा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। टी राजा क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, तौकीर रजा क्या कह रहे हैं, चौतरफा प्रहार हो रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। टी राजा ने कहा है धर्म की रक्षा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं पार्टी से ज्यादा धर्म जरूरी है, क्योंकि पार्टी से अभी सस्पेंड हो गए। कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने, टी राजा कह रहे हैं। मोदी शाह के लिए वफादार रहूंगा और बीजेपी का पैदल सैनिक बना रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं टी राजा। राजा को कैसे जमानत दे दी गई, ओवैसी पूछ रहे हैं। आवाज का इनकी सैंपल लिया जाना चाहिए जो इन्होंने कहा है। एक बार फिर टी राजा को जेल भेजना चाहिए, ओवैसी कह रहे हैं। पैगंबर साहब का अपमान किया है टी राजा ने और बीजेपी ने सस्पेंड करने का ड्रामा किया है। हैदराबाद में शांति भंग की जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। इससे बीजेपी आरएसएस को फायदा होगा। तौकीर रजा एक और मौलाना क्या कह रहे हैं, टी राजा को गिरफ्तार करके छोड़ा गया है, न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। तौकीर रजा ने कहा बार बार भावनाएं आहत की जा रही हैं, देश में मुस्लिम समाज में नाराजगी है। टी राजा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तौकीर रजा का कहना है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी, टी राजा क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो कल आग लगाने और दंगा भड़काने वाला बयान दे रहे थे, राशिद खान, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। कोर्ट का फैसला है मगर जरा ताज्जुब खेज है, जरा स्ट्रेंज है, क्योंकि उन्होंने जब ये वीडियो जारी किया जिसमें इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास, गंदगी, अनाप शनाप, झूठ और एक डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद उस वीडियो में आप ये कि मैं और एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा भी है, तो मुझे लगता था कि शायद 41 CRPC काफी हो जाए की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये थ्रेट किया है कि मैं दोबारा इस तरह का अनाप शनाप का वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये हमेशा इस तरह की बातें करते आते हैं जिससे एक समुदाय की बेइज्जती, एक समुदाय के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हालिया 1 महीना पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा नौजुबिल्लाह कि वो डाकू हैं। तो इस तरह एक उनका रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको फॉलो करके दोबारा उनको उनके ऊपर एक्शन लेगा और अरेस्ट करेगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हम खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, तमाशा हम नहीं देखने वाले। अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूं, अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। टी राजा ने जो कुछ भी किया है, मुझे हुकूमत की जो पुष्टपनाही है इसे, जिस तरह उसे गिरफ्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उसे सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं जो लाइन में हैं और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी।
और आइए अब आपको बताते हैं टी राजा के बारे में। टी राजा पहले कैसेट बेचते थे। जी हां, उन्होंने जो अपना दौर जो शुरू किया, जिंदगी का सफर, और यहां तक पहुंचे कैसे। 15 अप्रैल 1977 को टी राजा का जन्म हुआ। हैदराबाद के धूलपेट में उनका जन्म हुआ था। टी राजा लोध समाज से आते हैं और लोध खुद को राजपूत के वंशज मानते हैं। दूसरे राज्यों में लोध ओबीसी में आते हैं। टी राजा ने बचपन गरीबी में गुजारा है। राजा का परिवार मूर्तियां बनाने का दरअसल काम करता था। शुरुआती दौर में टी राजा ने भी मूर्तियां बनाई। मूर्तियां बनाने के बाद कैसेट बेचने का काम करते थे। वो घर पर ही ऑडियो वीडियो कैसेट बेचते थे। इलेक्ट्रिक वायरिंग का बिजनेस उसके बाद शुरू किया। टी राजा बजरंग दल के कार्यकर्ता बन गए। 2009 में टी राजा ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। बतौर टीडीपी कॉर्पोरेटर राजनीतिक शुरुआत की थी। 2013 में टीडीपी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। 2014 में गोशा महल विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 2018 में भी टी राजा ने विधानसभा चुनाव जीता। टीआरएस लहर में चुनाव जीतने वाले 5 विधायकों में से एक थे राजा। 2018 में गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए और बीजेपी से टी राजा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद चौथी बार यह ऐलान किया उन्होंने। इस बार टी राजा इस्तीफे से पीछे हट जाते थे और कंट्रोवर्सी से टी राजा का पुराना दरअसल नाता रहा है। टी राजा पर 75 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 30 मामले धार्मिक भावनाएं भड़काने के हैं। चुनावी हलफनामे में राजा ने 43 केस खुद पर बताए हैं। इन सभी मामलों में 16 में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो राजा की कल उनके बयानों के बाद गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो सड़क पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, यानी हत्या का ऐलान कर रहे हैं, उन पर अब तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनके इस उकसाने के बाद अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। तो आपको बताऊं, सर तन से जुदा का जो नारा है यह सीधे सीधे हत्या का ऐलान है। इसके बारे में बताऊं, कानून के मुताबिक यह हत्या की धमकी है और हत्या की धमकी देना कानूनन अपराध है। यह अपराध आईपीसी की धारा 506 के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है या आग से किसी संपत्ति का विनाश की बात करता है तो ऐसे अपराध की सजा 7 साल तक हो सकती है। इस सजा में आर्थिक दंड भी जोड़ा जा सकता है। तो सवाल यह है बुनियादी कि अब तक जो लोग सर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे उसमें कितने लोगों की हैदराबाद में गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों पर यह धाराएं लगाई गई हैं, कितने लोगों को जेल भेजा गया है, यह बड़ा सवाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर है जो बिहार से आई और हिला देने वाली खबर थी। क्यों? क्योंकि आज बिहार में दरअसल सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज बिहार में फ्लोर टेस्ट था। सुबह उठे तेजस्वी नीतीश तो वेलकम हुआ सीबीआई के छापों की खबर से। अगली तस्वीर दिखाइए जरा कि आज तैयारी थी। ये देखिए, फ्लोर टेस्ट की तैयारी थी कि फ्लोर टेस्ट में जाएंगे, ये वो तैयारी थी। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन जब सुबह हुई तो ये देख रहे हैं आप, सीबीआई की टीम पहुंच गई बाकायदा छापों के साथ। तेजस्वी को सुबह सुबह खबर मिली कि उनके करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। आखिर ये लालू यादव के पुराने कारनामे थे जिस पर सीबीआई की रेड हुई थी। देखिए रिपोर्ट। सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो किसी को जमाई बतावे संवैधानिक संस्थान को, ये उनका स्तर है। कोई काम हो रहा है जो बोलो आगे जगह मिलेगा। अब बदले से नजर आते हैं सरकार। अब उनकी निगाहें बदल गई है, उनकी सोच बदल गई है, उनका याददाश्त बदल गया है और कुछ भूलने की आदत भी हो गई। और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव की सुबह तो बिहार में बहुमत परीक्षण की तैयारी से होनी थी, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी की सुबह सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर से हुई।
दरअसल लालू राज की कारस्तानी तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन जनता के नुमाइंदे हैं तो पब्लिक में खुद को तो ईमानदार भी दिखाना होगा और दमदार भी। भ्रम लोगों के मन में पैदा किया जा रहा था कि कहीं जो ट्रस्ट वोट है उसको प्रभावित करो और कहीं ना कहीं से तेजस्वी के इमेज को, आरजेडी के परसेप्शन को बर्बाद करो। झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का, परसेप्शन इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। आरजेडी की तरफ से ऐसी ही बयानबाजी तब भी हुई थी जब लालू पर चारा घोटाले के इल्जाम लगे थे, लेकिन अदालत में लालू की बोलती बंद हो गई जब जज ने उन्हें चारा घोटाले का गुनहगार पाया और जेल की सजा सुनाई। यह मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है और जब घोटाला हुआ तो रेल मंत्री खुद लालू यादव ही थे। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां रेड हुई। सुबह सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीबीआई की अलग अलग टीम ने, देखिए जरा कहां कहां छापेमारी हुई है। 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इसे प्ले कीजिए आगे। बिहार में देखिए पटना, भागलपुर, मधुबनी में रेड की सीबीआई ने। इसके अलावा गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में भी रेड की सीबीआई ने। आइए अब सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं तेजस्वी यादव। क्या बताया जा रहा आरोप है कि तेजस्वी के मॉल पर छापेमारी हुई। गुरुग्राम में तेजस्वी पर आरोप लग रहा है कि यह दरअसल तेजस्वी उनके करीबी का मॉल है। यहां रेड हुई, यहां सीबीआई पहुंची। किसी को नहीं पता था कि गुरुग्राम में भी तेजस्वी का कोई मॉल है। यही आरोप तेजस्वी पर लग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस मॉल की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सांसद हैं, आरजेडी के सांसद अशफाक करीम, उनके घर पर रेड हुई। ये उस रेड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आरजेडी के सांसद के घर पर रेड की सीबीआई ने। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और सांसद, ये एमएलसी हैं, सुबोध राय, पूर्व एमएलसी हैं। इनके ठिकाने पर भी रेड हुई है। देख रहे हैं तेजस्वी की तस्वीर भी लगी हुई है। एमएलसी, पूर्व एमएलसी साहब उठे तो सीबीआई दरवाजे पर नॉक कर रही थी। आइए अब मैं आपको बताऊं इन सब का रिश्ता क्या है दरअसल लालू से और तेजस्वी से, जिनके यहां रेड हुई है, और आखिर क्यों सीबीआई के रडार पर ये नेता आए हैं। आरजेडी के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर रेड हुई। जमीन के बदले, अब देखिए आरोप क्या है, जमीन के बदले रेलवे में रोजगार यानी नौकरी घोटाले को लेकर छापे पड़े। यानी नौकरी दिलवाई और बेनामी जमीन ले ली, नौकरी दिलवाई और कहीं जमीन ले ली। यह रिश्वत का नया तरीका है, पैसा नहीं, जमीन। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी हुई, यह आरोप लगे। गुरुग्राम में 3 जगहों पर सीबीआई की रेड हुई है। आरजेडी के फाइनेंसर अबू दुजाना के ठिकानों पर भी रेड हुई है। आरजेडी के फाइनेंसर है। गुरुग्राम में तेजस्वी का मॉल जो है दुजाना की ही कंपनी है, वो बनवा रही। तेजस्वी ने कहा गुरुग्राम में मेरा कोई मॉल नहीं है। बीजेपी नेता ने मॉल का उद्घाटन किया था। तेजस्वी का ये पलटवार है। अब देखिए जरा किस किस पर रेड हुई, कौन लालू तेजस्वी का करीबी है। सुनील सिंह, इनके घर सीबीआई पहुंची। पटना में एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापा पड़ा। लालू तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। पटना में बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं ये सुनील सिंह। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा राबड़ी देवी हर साल सुनील सिंह को राखी बांधती हैं। अगला नाम है अशफाक करीम। आरजेडी सांसद अशफाक करीम के ठिकानों पर छापे पड़े। अशफाक करीम राज्यसभा में आरजेडी के सांसद हैं। कटिहार के अशफाक के ठिकानों पर रेड मारी गई है। कटिहार में मेडिकल कॉलेज चलाते हैं अशफाक। अगला नाम है फैयाज अहमद। आरजेडी के सांसद फैयाज अहमद के ठिकानों पर भी रेड की गई। मधुबनी में फैयाज के घर पर सुबह सुबह रेड हुई है। बीएड कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थान चलाते हैं फैयाज। अगला नाम है सुबोध राय। लालू के करीबी सुबोध राय के ठिकानों पर भी रेड हुई है। पूर्व एमएलसी के पटना के घर पर छापेमारी की गई। सुभाष यादव जो कि बालू माफिया है, सुभाष यादव के घर पर भी छापा पड़ा और लालू यादव के करीबी हैं सुभाष यादव। पहले भी सुभाष के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस रेड के बाद और उस पर बीजेपी के अश्विनी चौबे क्या जवाब दे रहे हैं। जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं।
जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा है। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। जस करनी तस भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। अब उनको बेचैनी हो रहा है। भ्रष्टाचार के साम्राज्य कायम करने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी अनेक भ्रष्टाचार के कांड में जा रहे हैं और आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अब तो गेट जोड़ करके जाने की तैयारी। बाल बच्चा बुतरू उनको भी उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। अब तो उनकी भी तैयारी है, उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। अब जो आ गए, ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। कोई काम हो रहा है? अच्छा है। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा। जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। यही है आप लोगों की पार्टी। सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सम्मानीय नीतीश कुमार जी के चेहरे को भी देख रहा था। चेहरे से वो आभा नहीं था जो आभा उनके चेहरे पर कभी होता था। तो अब बदले बदले से नजर आते हैं सरकार। अब उनकी निगाहें बदल गई है, उनकी सोच बदल गई है, उनका याददाश्त बदल गया है और कुछ भूलने की आदत भी हो गई। तो रेड का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं था। पूर्व एमएलसी, जो एमएलसी है सुनील सिंह, इस वक्त एमएलसी हैं, उनके घर रेड हुई है। देख रहे हैं सुनील सिंह के घर के रेड हुई। तो सुनील सिंह घर की देखिए बालकनी पर निकल आए और आरोप लगाने लगे कि उनके ऊपर साजिशन रेड की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा सुनाइए जरा सुनील सिंह और उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, सुनिए जरा, जिनके घर पर रेड की गई। किसी की बेइज्जती का सवाल है। आप बिना इन्फॉर्म किए बिना क्या तरीका है भाई? आपको घर में कुछ नहीं मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। क्या है हमारा परेशानी में डाला हुआ है लोग। समय में खाना बनाना है, कपड़ा करने की और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे हमारे? बताइए हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारा ही बर्दाश्त करेंगे? और बताइए क्या? सुनील सिंह की पत्नी को आप सुन रहे थे, जो कह रही थी हमारे घर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, बिहार में सरकार बनी, आज फ्लोर टेस्ट और उसके बाद छापे, तो संग्राम छिड़ गया। देखिए कैसे। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीचता पर आ गई है। अपने पोसुआ को भेजा है डराने के लिए, साम दाम दंड भेद। पोसुआ मतलब पालतू को भेजा है। फ्लोर टेस्ट से पहले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुशील मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जब कार्रवाई आरजेडी के दागी नेताओं पर हो रही है, तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है? रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और भ्रष्टाचार के मामलों में पुख्ता सबूत पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। इसका विधानसभा के विशेष सत्र से कोई संबंध नहीं है।
गिरिराज सिंह ने लिखा, बिहार विधानसभा में जेडीयू अपनी कपटपूर्ण राजनीति पर तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है। राजनीति पर तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे पा रही है, गिरिराज सिंह ने हमला किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा राबड़ी देवी क्या कह रही हैं, लालू प्रसाद यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की माताजी, और संजय जायसवाल क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापामारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। तो हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है ना, कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग का क्या। और आइए, इधर छापे पड़ रहे थे, उधर प्रदर्शन शुरू हो गए। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई को घेर लिया। ये देखिए जरा, ये देख रहे सीबीआई की गाड़ी है और इधर नारेबाजी शुरू हो गई। एनडीए दीजिए, नारेबाजी हो रही है। सीबीआई की गाड़ी को आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और ये जमकर हंगामा होता रहा। प्रदर्शनकारियों ने, ये देखिए, अब आप जरा सुनवाता हूं आपको, सुनिए ये जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पहुंचे थे क्या कह रहे हैं, सुनिए। सरकार होश में आओ, किसानों के ऊपर, सहकारिता के ऊपर सबसे बड़ी चोट होगी। जो व्यक्ति पूरे के पूरे भारत में 17 सहकारिता परिवारों में उच्च से उच्च पदों पर है, जो व्यक्ति हमेशा किसानों की बात करता है, किसानों की बीज की बात करता है, खाद की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई और ईडी की रेड। ये हिटलरशाही जो है सरकार, ये 24 में इनके पर्दा साफ होगी। इन्होंने समझ लिया है कि अब 24 में मेरी वापसी नहीं है, यही कहीं न कहीं सहकारिता के विरोध है। भाजपा की तोता है, सीबीआई भाजपा की तोता है और भाजपा के प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। बीजेपी के नेता साहब हैं, बताइए आपको, नितिन नवीन और सुशील कुमार मोदी साहब हैं, उनके घर पे छापा पड़ा है कभी आज तक, बताइए। ये टारगेट नहीं चलेगा, ये जबरदस्ती है। ये क्या है भाई, आज हमारा विधान संसद चल रहा है, तेजस्वी जी के साथ रहने वाले को सबके साथ टारगेट किया जा रहा है। सुनील भाई काम कर रहे, किसान के काम किए, भाजपा का एजेंट, और ये जबरदस्ती किया जा रहा है। जो भी साथ रहेगा उस पर रेट धरने पर हम लोग कब तक बैठेंगे? जब तक सीबीआई वापस नहीं जाता है तब तक बैठेंगे। जान क्या लोग बनाया, पूरा बिहार में बीजेपी के है, आज तक को छापा मारा गया है, खाली राजद के टारगेट किया जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं इस पूरे घोटाले की कुंडली। कहां से घोटाला हुआ, बेवजह सीबीआई नहीं गई थी गुड मॉर्निंग कहने के लिए। सीबीआई को दरअसल घोटाले के सबूत मिले, और कैसे ये कितना बड़ा घोटाला हुआ वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन ऐसे ही नहीं जा रही। दरअसल लालू प्रसाद यादव रेलवे के मंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा, और लालू समर्थक ये नारा लगाते हैं कि सबसे ज्यादा फायदे में रेल तभी चल रही थी जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। अब पोल खुल रही है, हकीकत सामने आ रही है। ये देखिए जरा, लालू राज में ही ये घोटाला हुआ था जब लालू यादव मंत्री थे। इन्होंने किया क्या, 2004-2009 में घोटाले का आरोप है लालू पर। तब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। जमीन के बदले नया तरीका देखिए, आरोप है रिश्वत का कि नौकरी निकली रेलवे में, तो नौकरी देने के लिए पैसा नहीं लिया गया, नौकरी के बदले जमीन ले ली गई, बेनामी संपत्तियां। लालू राबड़ी और बेटी मीसा हेमा भी इस मामले में आरोपी हैं। रिश्वत के तौर पर कौड़ियों के भाव जमीन ले ली गई। आवेदन करने के 3 दिन के भीतर नौकरी भी दे दी गई, फास्ट सर्विस थी। बाद में नौकरी को नियमित भी कर दिया गया, और तब लालू के जो पूर्व ओएसडी साहब थे उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हो गई।
यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, OSD। तब भोला यादव थे रेल मंत्री लालू यादव के OSD। सीबीआई भोला यादव को घोटाले का सरगना मानती है इस मामले में, क्योंकि मंत्री खुद कभी कोई करप्शन करता नहीं। इर्द गिर्द 4-5 चेले चपाटे ऐसे होते हैं जो इन कामों में लगाए जाते हैं। आज सीबीआई ने घोटाले में तीसरी बार छापेमारी की है। पहली बार 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। सीबीआई की यह जो कार्रवाई है ये 14 घंटे तक चली, और दूसरी बार भी सीबीआई ने कई ठिकानों पर इसी तरह से रेड की थी। और ये बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। सीबीआई ने तो अभी शुरुआत ही की है, लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये एक तरफ घोटाले की कुंडली खुल रही थी, उधर बिहार में सरकार अपना बहुमत भी साबित कर रही थी। ये भी बिहार की अपने आप में स्थिति है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तेजस्वी यादव विधानसभा में मौजूद थे। फ्लोर टेस्ट का दिन था आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर बहुमत साबित करना था कि उनके पास पूरे विधायक हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं जरा कि कैसे विधानसभा में उन्होंने बहुमत साबित किया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। नीतीश के भाषण के दौरान बीजेपी का वॉकआउट हुआ, बीजेपी वॉकआउट कर गई। नीतीश सरकार के समर्थन में 160 वोट पड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी इसका समर्थन किया है, और नीतीश को 8 दलों का समर्थन हासिल था, 160। इससे पहले स्पीकर विजय सिन्हा इस्तीफा दे चुके थे, और मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गलत है, विजय सिन्हा ने कहा। और 126 अगस्त से को नए स्पीकर का चुनाव होगा अब, और 160 विधायकों का समर्थन नीतीश को मिला। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नीतीश क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। ना प्रस्ताव रखा है, और उस प्रस्ताव को सब लोग मिलकर के इसको पारित करिए, तो भागिए गए अपना देखना लिए भाग गए, नहीं तभी रहते, तभी तो हम और इनको कुछ बताते समझाते। हमारे पास बहुमत है, संख्या है, इसीलिए हमने दावा किया था, और महामहिम ने जो हम लोगों को मौका दिया है ये उचित है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इसको विभक्त होकर और गिनती कराकर मतदान की प्रक्रिया से इसका समापन करें। मतदान नहीं होगा, आप प्रतिवेदन पेश कीजिए, विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन पेश कीजिए। ये गलत हो रहा है। मतदान होगा, मतदान नहीं होगा। क्यों होगा मतदान? नहीं होगा मतदान। आसन आप आदेश नहीं दे सकते हैं, आदेश का बात नहीं है, आप आदेश नहीं दे सकते। तो अकेले बिहार में रेड नहीं पड़ी, बिहार में सीबीआई रेड कर रही थी, तो पड़ोसी राज्य झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड कर रही थी। शिबू सोरेन के करीबी पर यह रेड हो रही थी। यह है शिबू सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश, इनके ठिकानों पर रेड की गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रेम प्रकाश का घर आप देख रहे हैं, शिबू सोरेन के करीबी। लेकिन सुन के और जानकर ताज्जुब करेंगे, जब ईडी अंदर घुसी, अलमारी खोली, तो दंग रह गई। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच करती है, देखिए मिला के। अगली तस्वीर दिखाइए, तिजोरी खोली, अलमारी खोली तो 2 AK-47 रखी थी, एक ऊपर एक नीचे। ईडी को इतना इल्म नहीं था कि यह मिल जाएगा अलमारी खोलने के बाद। 2 AK-47 ईडी को मिल गई। ये चौंकाने वाला भी है, हैरान करने वाला भी। ये 2 AK-47 और ये कारतूस। आखिर हेमंत सोरेन के करीबी क्या हो रहा है झारखंड में? हेमंत सोरेन के करीबी के पास AK-47 कैसे? कानूनन अपराध है ये AK-47। अब मुख्यमंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि उनके करीबी के पास से AK-47 आखिर आई कहां से। देखिए जरा, ईडी के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ईडी जब पहुंची रेड करने के लिए, ये आप देख रहे हैं प्रेम प्रकाश को, उनके घर की अलमारी खुली तो ये देखिए 2 AK-47 ठीक इसी तरह से रखी हुई थी घर पर। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम भी खुद दंग रह गई, हैरान रह गई। तिजोरी से AK-47 बरामद हो रही, और घर की तिजोरी में ये AK-47 रखी गई थी। पहली बार देख रहे होंगे, तिजोरी में पैसा मिलता था, अब हथियार और AK-47 भी मिल रहे हैं। 2 AK-47 थी और 60 कारतूस बरामद हुए इस तिजोरी से। छापे में AK-47 मिलने से एक नया मोड़ आ गया। ईडी तो गई थी खनन मामले में
जांच करने के लिहाज से रेड करने, लेकिन मिल गई AK-47। सीएम सोरेन के करीबी के घर से ये हथियार मिले, इसलिए सीधे मुख्यमंत्री सवालों में आ जाते हैं। हेमंत सोरेन के करीबी हैं प्रेम प्रकाश, और प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर यह रेड की गई है। तिजोरी में AK-47 मामले में एक्शन लिया जाएगा। 2 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया। बरामद हथियार पुलिस जवानों के थे, यह पुलिस का कहना ही और हिला देने वाला है। अगर ये हथियार पुलिस जवानों के थे तो फिर हेमंत सोरेन के करीबी की तिजोरी में क्या कर रहे थे? सुनिए सर पुलिस को। तो ये गार्ड का ही है सर 47? हाँ गार्ड का। जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षाकर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षाकर्मी का है। सर अगर कानून तो ऐसे कहीं रख के जा सकते हैं, ऐसे रख के जा सकते हैं कोई? उसमें डिपार्टमेंटल इलेक्शन वो तो अलग चीज हो गया ना, वो हमारे स्तर से ऊपर का, वो तो बड़े पदाधिकारी के। नहीं, आप ये बता दीजिए कि क्या इस तरह से AK-47 प्राइवेट घर में ऐसे रख के गार्ड और गायब हो सकते हैं बिना मालिक के? उसका जवाब देखिए, ये चीज तो आपसे कानूनी पहलू नहीं, कानूनी पहलू तो सर नहीं है। आप भी समझ रहे हैं कानूनी पहलू तो सही नहीं है। बतलाया गया कि पूरी प्रक्रिया करने के बाद मेरे थाने को हैंडओवर किया जाएगा, और जब हैंडओवर करने के बाद जब हम ये रिपोर्ट हम वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तो फिर उनके द्वारा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि सोनाली फोगाट, जाना माना चेहरा, कल खबर आई हार्ट अटैक हुआ है। आज परिवार कह रहा है हार्ट अटैक नहीं, ये हत्या है। सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। देख रहे हैं सलमान खान की करीबी थी सोनाली फोगाट, बिग बॉस में गई है सोनाली फोगाट। सलमान खान से भी उनकी अच्छे बातचीत रही है। सोनाली फोगाट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। परिवार कह रहा है सोनाली का मर्डर हुआ है, सोनाली को जान से मारा गया है, साजिशन सोनाली का मर्डर किया गया है। देखिए जरा क्या कह रहा है सोनाली का परिवार, और ये सनसनीखेज आरोप सोनाली के परिवार ने लगाए हैं। सबसे पहले देखिए सोनाली की बहन क्या कह रही है। उनका कहना है सोनाली के खाने में गड़बड़ी की गई, यानी कुछ मिलाया गया, और उसका असर सोनाली के शरीर पर पड़ा था, जिसके बाद फास्ट मूव कीजिए, सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, ये उनकी बहन कह रही है। और सोनाली फोगाट के भाई क्या कह रहे हैं, रिंकू, उनका कहना है साजिश रचकर सोनाली की हत्या की गई है, सोनाली के खाने में कुछ मिलाया गया, उनका भी ये कहना है। सुधीर और उसके दोस्तों ने हत्या की। सुधीर कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा उनके भाई ने, ये लोग संपत्ति हड़पना चाहते हैं सोनाली की, 3 साल से सोनाली को ब्लैकमेल कर रहे थे, ये कहना है। नशीला पदार्थ देकर बाकायदा वीडियो बनाया गया, और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी सोनाली फोगाट को दी जा रही थी, यानी भाई का कहना है सोनाली को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वतन ढाका सोनाली के भाई हैं, उनका कहना है गोपाल कांडा आरोपियों की मदद कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और सिरसा से विधायक हैं कांडा, गोपाल कांडा से आरोपियों के अच्छे संबंध हैं, ये सोनाली के भाई का कहना है। मोहिंदर फोगाट सोनाली के भतीजे का कहना यह है कि सोनाली के शरीर पर सूजन और खरोच के निशान थे। सोनाली ने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, और ड्रग्स मिला तो खाने में मिला कर दिया गया होगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। सोनाली ने फोन पर कहा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, उनके भतीजे कह रहे हैं। सुधीर ने ही फोन करके मौत की खबर बताई। सुधीर कौन है, सुधीर पर क्या आरोप है, सुधीर को हिरासत में ले लिया गया। सुधीर कौन है सोनाली के मौत के मामले में आपको बताऊंगा। सोनाली के भतीजे ने कहा सोनाली अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए सुधीर सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आ सकता। सुधीर ने अपना और सोनाली दोनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया। सोनाली की जेठानी का कहना यह है, खुद सोनाली ने कहा उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुबह मैसेज आया कि दिल का दौरा पड़ा है, और अब सोनाली के जेठ कह रहे हैं कि सुधीर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुधीर कौन है, पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है, उनके जेठ ने आरोप लगाया। मॉडल थी इसलिए खाना भी सोच समझकर खाती थी। सोनाली ने कभी दवा की कोई गोली नहीं खाई है। खाना खाने के बाद सोनाली को चक्कर आए थे, उनके जेठ का कहना है। अब देखिए सोनाली के जो सास हैं वो क्या कह रही हैं। उनका कहना है हमें शक है कि सोनाली की हत्या की गई है, राजनीति की वजह से बहुत से उनके विरोधी थे, कभी किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया है, जब घर से गई तो पूरी तरह से स्वस्थ थी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये पीए कौन है जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने सोनाली की हत्या की है। ये है पीए है, ये सुधीर सांगवान। सुधीर सांगवान सोनाली के बहुत करीबी है, उस वक्त भी सोनाली के साथ थे जिस वक्त सोनाली की मौत हुई।
सुनिए जरा परिवार क्या कह रहा है सुधीर के बारे में। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कि सुधीर और सुखविंदर दोनों ने मिलकर जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्होंने जो भी घटना की है, जो भी वो लड़का गोपाल कांडा जी के पास ही रहता था पहले, और 3-4 साल से मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मेरे को कल ही पता चला उसका, और उसने वहां से गोवा से संपर्क कराया गोपाल कांडा जी से, और गोपाल कांडा जी उनकी मदद भी कर रहे हैं। परसों बात हुई तो तब तो ऐसे कह रहे थे कि मैं गुड़गावा में हूँ और मैं 26-27 को आऊंगी, मेरी शूटिंग है। मुझे ऐसे पता नहीं वो मुंबई से गोवा गए हैं या किस तरह गुड़गावा से गोवा गए हैं, ऐसे मेरे को पता नहीं है। मैं सभी से अपील करती हूँ कि मेरी बहन के कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो तो इतनी फिट थी, भी उसकी जांच की जाए अच्छे ढंग से। 8 बजे जब उसका पता लगा ना, 8:30 बजे से, जबकि उसके पास फोन मिलाने लगे। मेरे हस्बैंड ने भी काफी फोन करे, मैंने भी काफी फोन करे, पता नहीं 50 फोन कर लिए, क्योंकि एक वो ही बंदा था जो उसके बारे में बता सके कि बात हुई है कि नहीं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाए उसने, एक भी फोन को नहीं उठाए, किसी के को नहीं उठाए उसने। मैडम जी पूरी तरह फिट थी, ऐसी कोई बात नहीं थी इस तरह का अटैक आ जाए या और कोई। वैसे मैडम जी घबराने वाले भी नहीं थी, संघर्षशील थी, पूरे आदमपुर हल्के की आवाज उठाती थी। सरकार जांच कराए, सीबीआई जांच कराए, चाहे और एजेंसी से कराए, लेकिन हमें जांच दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। हमें इस पर विश्वास नहीं है कि मैडम जी का अटैक हुआ। इतना बड़ी दुखदाई हुई है और हम मांग करते हैं भी इसकी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसकी सीबीआई जांच हो, और इसके लिए हम सरकार से अपील भी करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं सुधीर सांगवान हैं कौन, जिन पर पूरा परिवार आरोप लगा रहा है। देखिए जरा, सुधीर सांगवान, ये आप देख रहे हैं सोनाली के बगल में जो खड़े हुए हैं, यही सुधीर सांगवान है। इन्हीं पर आरोप लग रहा है। इनके बारे में आपको बताऊं, गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सोनाली फोगाट की मौत मामले में सुधीर सांगवान हिरासत में ले लिए गए। क्या वाकई हार्ट अटैक नहीं था, हत्या हुई है सोनाली की, जांच का विषय है। पीए सुधीर पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनाली के सबसे करीबियों में थे सुधीर सांगवान। गोवा में भी सोनाली के साथ सुधीर ही गया था और पीए सुधीर ने ही परिवार को मौत की खबर दी थी। इसके अलावा जानकारी देने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। सोनाली का फोन भी बंद करने का आरोप सुधीर पर है। सुधीर के पास सोनाली के कागजात भी रहते थे, सारे डॉक्यूमेंट। सोनाली बिना पढ़े ही, सुधीर पर इतना यकीन था, बिना पढ़े ही कागज पर साइन कर देती थी। सुधीर पर संपत्ति के लिए परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। सोनाली के लिए खाने का इंतजाम भी सुधीर ही करता था और पीए सुधीर ने सोनाली के नौकरों को हटा दिया था, खबर यह है। और सुधीर खुद ही सोनाली के लिए खाना लाया करता था, परिवार यह कह रहा है। 3 महीने पहले सुधीर की लाई हुई खीर से सोनाली की तबीयत बिगड़ गई थी। सोनाली ने परिवार के लोगों को यह बात बताई थी। आरोप है कि सुधीर के पास सोनाली का लैपटॉप है और सुधीर पर सोनाली के घर चोरी कराने का भी आरोप लगा था। 2021 में सोनाली फोगाट के घर चोरी हुई थी। दरअसल 2019 में सोनाली से सुधीर की मुलाकात हुई थी और इसके बाद सुधीर सोनाली का पीए बन गया और सोनाली के तमाम कागजात सुधीर अपने पास ही रखा करता था। सुधीर पर सोनाली को ब्लैकमेल करने का आरोप परिवार ने लगाया है। आरोप है कि सुधीर ने सोनाली की अश्लील वीडियो बनाई और उसके बाद इस वीडियो के आधार पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, ये आरोप है। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो सोनाली की मौत हुई है वो गोवा में हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। गोवा पुलिस उसके हरियाणा की जो केस हुई है उसके बारे में सीरियसली देख रहे हैं। डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी उसको लगाए ये डिसीजन कार्डियक अरेस्ट, बट फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट जैसे लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन विल गो। और आइए मैं आपको बताता हूं कि सोनाली फोगाट आखिर किस दौर से गुजरी हैं। क्या उन्हें वाकई धीमा जहर दिया गया जिसके बाद उनकी मौत हुई है? तो सवाल यह है कि आखिर सोनाली फोगाट जो एक जिंदा दिल महिला, सोनाली फोगाट एक राजनेता ही नहीं थी बल्कि अपने लुक और डांस के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती थी। उनके साड़ी वाले लुक पर फैंस फिदा थे
उन्हें डांस करने का शौक था, इसलिए वो अपने डांस वीडियोज सोशल मीडिया पर अपडेट करती थी और इन्हीं वीडियोज ने उन्हें टिकटॉक स्टार बना दिया था। बिग बॉस के जरिए भी सोनाली ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बिग बॉस में भी सलमान खान के साथ उनका डांस बहुत फेमस हुआ था। बेशक सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियोज और तस्वीरों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे सोनाली इतनी फेमस हो गई। हरियाणा के फतेहाबाद में उनका बचपन गुजरा। 21 सितंबर 1979 को उनका जन्म हुआ था। किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी। सोनाली का एक भाई और 3 बहनें थीं। करियर की शुरुआत बतौर एंकर की थी उन्होंने। दूरदर्शन में बतौर टीवी एंकर काम किया सोनाली ने। अम्मा नाम के सीरियल में नजर आई। जी टीवी पर कार्यक्रम अम्मा आता था। इसी के बाद टिकटॉक भी उन्होंने शुरू किया। टिकटॉक से बहुत प्रसिद्धि और फेमस हुई और सोनाली 2008 में राजनीति का दामन थामा। सोनाली फोगाट बीजेपी की सदस्य बनी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रही। 2019 में हरियाणा के आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में सोनाली की 29,000 वोटों से हार हुई थी। सोनाली की शादी राजनेता संजय से हुई थी। संजय फोगाट बीजेपी के नेता थे। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की दरअसल मौत हो गई। संजय की लाश हरियाणा के एक फार्म हाउस में मिली थी। जब संजय की मौत हुई तब सोनाली मुंबई में थी। पति की मौत से सोनाली इतनी सदमे में आ गई कि उन्होंने एक्टिंग और सियासत सब कुछ छोड़ देना चाहती थी तब वो, लेकिन उनकी सास ऐसा करने से उन्हें रोक रही थी और आगे बढ़ने की उन्होंने हिम्मत दी। सोनाली फोगाट की एक बेटी है जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। सोनाली बेटी की अकेली ही परवरिश कर रही थी और अब यशोधरा के माता पिता दोनों का साया उठ गया है। सोनाली फोगाट की कमाई के बारे में आपको बताऊं कि सोनाली फोगाट की कितनी कमाई थी। फिल्मों से भी 20-25 लाख रुपए लेती थी वो और सोनाली की नेटवर्थ 46 करोड़ के करीब थी। सालाना कमाई 46 करोड़। बिग बॉस से 80,000 हर हफ्ता मिला था। सोशल मीडिया से अलग सोनाली की कमाई थी। म्यूजिक वीडियोस से अलग उनकी कमाई होती थी। इंस्टाग्राम से भी सोनाली को पैसा आता था। फेसबुक भी सोनाली की कमाई का जरिया थी। सोनाली के पास एक महिंद्रा एसयूवी कार थी। ये सोनाली का तारुफ है। और आइए, क्या सोनाली को वाकई स्लो पॉइजन या धीमा जहर जिसे कहा जा रहा है वो दिया गया? आइए आपको बताते हैं। ये धीमा जहर होता क्या है? ये जहर धीरे धीरे असर करता है। स्लो पॉइजन, इसके स्वाद का पता नहीं चलता है जिसे दिया गया। अगर पता चलने से पहले असर कर देता है ये, मृत व्यक्ति के शरीर में भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का जो जहर होता है, भारत में धीमा जहर की जांच करना और मुश्किल है। ये एक तरह का रेडियो एक्टिव तत्व भी होता है जिसका रेडिएशन जानलेवा होता है। शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी ये असर डालता है। डीएनए और इम्यून सिस्टम को ये तबाह कर देता है। पोलोनियम 210 ऐसा ही एक धीमा जहर है। 1 ग्राम लाखों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। पहली शिकार ईरानी जूलियट क्यूरी नाम की एक लड़की हुई थी जो मशहूर रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी की बेटी थी और पोलोनियम का एक छोटा सा कण गलती से उसने खा लिया था। यासिर अराफात की मौत की वजह भी धीमा जहर बताई जाती है। फिलिस्तीन के बड़े नेता थे यासिर अराफात। तो ये स्लो पॉइजन होता है और इस तरह से मौतें भी होती हैं। तो अब सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है कुतुब मीनार। जी हां, देश में पहली बार कुतुब मीनार से ऊंची इमारत को जमींदोज किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये गगनचुंबी इमारत जो आप देख रहे हैं, इस इमारत को ढाया जाना है। विस्फोटक लगाकर इस इमारत को गिराया जाना है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। कैसे इस इमारत को गिराया जाएगा, कैसे मुमकिन होगा, ये आपको बताने जा रहा हूं। कब इस इमारत को गिराया जाना है और देश में पहली बार एक इमारत को ढाया जाएगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद। कैसे, देखिए जरा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इमारत को कैसे गिराया जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस ग्राफिक्स को फिर से लोड करिए। उससे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूं। आइए जरा, तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे इस इमारत को ढाया जाना है, क्या किया जाना है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्ले कीजिए ग्राफिक्स। तो देखिए जरा, देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारत ध्वस्त होगी। सबसे बड़ी बात, ये जो इमारत
दोनों टावर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इसके अलावा कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, 73 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई, जबकि ट्विन टावर की ऊंचाई 102 मीटर है। मूव कीजिए इसे फास्ट प्लीज। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित है ये ट्विन टावर, जिसे गिराया जाना है। 9 सेकंड में 62 मंजिलें इसकी ध्वस्त कर दी जाएंगी। मूव कीजिए प्लीज। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे विस्फोट होगा बाकायदा। रिमोट की मदद से 100 मीटर दूर से ब्लास्ट किया जाएगा इस इमारत में, और दोनों टावर में बारूद लगाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। और मूव कीजिए प्लीज। कुल 3700 किलो बारूद, यानी 3700 किलो बारूद इमारत में लगाया जाएगा। दोनों टावर के 9640 जो होल है इसमें बारूद फिट किया गया है। सभी फ्लोर पर लगे विस्फोटकों को तारों से जोड़ा गया है। साथ ही साथ 16 टीमों की मौजूदगी में बारूद लगाया गया है। यह इसकी वजह 13 अगस्त से विस्फोट लगाने का काम शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। ब्लास्ट के लिए 7 विदेशी एक्सपर्ट बाकायदा बुलाए गए हैं और एडिफिस कंपनी जो है उसे ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी गई है। 25 अगस्त को धमाके की मॉक ड्रिल की जाएगी बाकायदा, और साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे कुछ देर के लिए बंद रहेगा। आसपास से अगर आप गुजरते हैं तो आपके लिए जानकारी है, कई सर्विस रोड को भी बंद किया जाएगा। साथ ही साथ 500 मीटर के अंदर आने वाली सोसाइटी के लोगों को निर्देश बाकायदा जारी किए गए। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक घर छोड़ना पड़ेगा लोगों को। मौके पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी उस दौरान। ये प्रबंध किए गए हैं इस मामले में। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं इस मामले में कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है कि इस इमारत को गिराया जाना है, और कोर्ट ने आखिर क्या कुछ फैसला दिया है। ग्राफिक्स, कौन सा फैसला कोर्ट ने दिया ये आपको बताता हूं। देखिए जरा अदालत ने कैसे ये फैसला दिया। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज फास्ट। 2009 में ट्विन टावर का निर्माण शुरू हुआ दरअसल, और इसे मूव कीजिए प्लीज। 2009 में सोसाइटी में रह रहे लोगों की आपत्ति दर्ज कराई लोगों ने। एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी ने प्राधिकरण से शिकायत की इस मामले में। नियमों की अनदेखी कर टावर बनाने का आरोप लगा, और 2012 में सोसाइटी के लोग हाईकोर्ट पहुंचे। उसके बाद 11 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट से टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। बिल्डर ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट से खरीदारों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने कहा टावरों को नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ध्वस्त करने का आदेश दिया इस इमारत को। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाई इसके बाद, और 3 डेडलाइन के बावजूद टावर नहीं गिराए जा सके। चौथी डेडलाइन 28 अगस्त 2022 की है, और अब इसे 28 अगस्त को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 28 अगस्त को इस इमारत को ध्वस्त किया जाना है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि ब्लास्ट जो होगा, ब्लास्ट के बाद जो मुसीबत है वो मुसीबत मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या मुसीबत सामने आएगी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं ब्लास्ट से 2.5 लाख टन मलबा निकलेगा इस धमाके के बाद। 2.5 लाख टन मलबा हटाने में 3 महीने लग सकते हैं। 3 महीने का वक्त लगेगा। करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक धूल उड़ेगी। 300 मीटर। ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है जिससे धूल बैठ जाए। 10 से 15 किलोमीटर में वायु ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी, एटीएस विलेज सोसाइटी इससे प्रभावित होंगे। सांस, हार्ट के मरीजों की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। आइए बहरहाल तो ये रविवार के दिन इमारत को ध्वस्त किया जाना है, उसके लिए फिलहाल एहतियातन प्रबंध कर लिए गए। ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखिए जो बातें संजय जी ने कही, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूं जो हमने नहीं बोले। बड़ा आपको लग रहा है कि खोखा खोखा करके महाराष्ट्र की सरकार बनी? अरे मान्यवर, भारत के इतिहास की पहली सरकार है।